हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम अचीवमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं इकोलॉजिकल नीड्स, बायोटिक सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड वेव एंड फूड चेन। अगर आपने इसके पहले के मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके प्रीवियस मॉड्यूल देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है, जो टर्म यूज होने वाले हैं इस मॉड्यूल में, वह प्रीवियस मॉड्यूल से रिलेटेड हैं और मैंने प्रीवियस मॉड्यूल्स में उनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इकोलॉजिकल नीड्स क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो इकोलॉजिकल नीड्स का जो कंसेप्ट है वह किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। ठीक है, और ये भी माना जाए, कुछ बुक्स में ये भी दिया है कि चार्ल्स हिल्टन ने भी दिया था इसका कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन मैंने इसको जोसेफ ग्रीनेल माना है कि बहुत सारी बुक्स में इसका ये दिया हुआ है। और जो इकोलॉजिकल नीचे है, इसमें नीस का मतलब होता है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, और इकोलॉजी का सिंपल सा मतलब है लिविंग फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिविंग फ्लोरा एंड फौना की सराउंडिंग में एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल सा डिफाइन करूं तो इकोलॉजिकल नीचे refers to the area of influence or zone of influence in the surrounding of living flora and fauna, and through these surroundings, है ना, through this zone of influence or area of influence, living flora and fauna exchange matter and energy in the form of biotic and abiotic component for the process of their survivorship। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। ये है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ये इसका सराउंडिंग है, ये इसका सराउंडिंग हो गया। तो जो इकोलॉजिकल नीड्स है वो क्या है? ये वाली जो एरिया है ना, आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, और इस एरिया को हम बोलते हैं जोन ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। और इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू दिस लिविंग बीइंग एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ बायोटिक एलिमेंट एंड अबायोटिक एलिमेंट फॉर द सर्वाइवलशिप। ओके, फॉर देयर सर्वाइवलशिप। तो अब मैं इसमें आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि सीधी बात है, जो भी लिविंग बीइंग है, चाहे वह फ्लोरा हो या फौना हो, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो जोन होता है जहां से वह मतलब कि अपना मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज करता है, और उस जोन को ही बोलते हैं हम इकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, अब इसका जो अदर एक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हमारा इकोलॉजिकल नीड्स कॉम्प्लेक्स है ना, तो एनवायरनमेंट स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब ये होता है कि मल्टीपल ऑप्शन फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द मैटर। ठीक है, वो कैसे? जैसे कि ये क्या है? एक लिविंग बीइंग है। ठीक है, लिविंग बीइंग को मैटर एंड एनर्जी कहाँ से मिलता है? बहुत सारे माध्यमों से मिलता है। ठीक है, अगर उसके पास में मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है, जैसे एक ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, यहां से भी वो एक्सचेंज कर सकता है, और यहां से भी एक्सचेंज कर सकता है, और यहां से भी एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, और यहां से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके पास में 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, जब उसके पास में 5 ऑप्शन रहेंगे तो उसके जो इसकी जो ये लिविंग बीइंग है बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि अगर बाई चांस कोई एक ऑप्शन ये हो गया और एक ऑप्शन ये हो गया, मान के चलो कि बाई चांस अगर ये 2 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, अगर ये 2 ऑप्शन खत्म हो जाती हैं, तब भी इसके पास में 3 ऑप्शन रह जाएंगे मैटर एंड एनर्जी को एक्सचेंज करने का, तब भी इसका जो लाइफ है वो एग्जिस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल नीड्स होने पर क्या होता है? एनवायरनमेंट स्टेबल होता है। ठीक है, इसको मैं एक थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं आपको कि डायग्राम की हेल्प से बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो अब हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस प्रकार से इकोलॉजिकल नीड्स कॉम्प्लेक्स होने पर एनवायरनमेंट स्टेबल होता है, और किस प्रकार से इकोलॉजिकल नीड्स सिंपल होने पर एनवायरनमेंट
क्या होता है, अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, और इसमें मैंने ह्यूमन बीइंग को लिया है जो कि सर्वहारी है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है वह क्या है, ये वाला जोन है जो वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस या जोन ऑफ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जिसे हम इकोलॉजिकल नीचे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस जो लिविंग बीइंग है इसको अपनी लाइफ एडजस्ट रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए इसके पास में हमने 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। क्या 3 ऑप्शंस, मतलब इसके पास में 3 रास्ते हैं या 3 तरीके हैं जहां से ये सॉरी जहां से ये अपना फूड ले सकता है, मतलब कि मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। पहले नंबर पे हमने क्या रखा है, शाकाहारी, दूसरे नंबर पे हमने मांसाहारी और तीसरे नंबर पे रखा है हमने मांसाहारी या शाकाहारी दोनों, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इसके पास में ये 3 ऑप्शन है, अगर बाई चांस कोई एक ऑप्शन खत्म भी हो जाता है तब भी ये अपनी लाइफ को क्या एडजस्ट रख पाएगा, तो उस टाइम में क्या है कि इन्वायरमेंट क्या स्टेबल रहेगा। अगर मान के चलिए कि ये 3 ऑप्शन नहीं है इसके पास में मैटर एंड एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, इसके पास में केवल ये 2 ऑप्शन, एक ओनली सिंपल सा एक ऑप्शन है, ठीक है, और एक ऑप्शन है कि केवल यही एक मतलब रिसोर्स है जहां से वो अपना मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। बाई चांस अगर ये खत्म हो गया एक दिन तो ये वाला अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं रख पाएगा, तो इस सिचुएशन में इसे बोला जाएगा अनस्टेबल एनवायरनमेंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर। इसीलिए इसको कहा गया है कि अगर इकोलॉजिकल नीश सिंपल है तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अनस्टेबल रहेगा, इसलिए हमारे इकोलॉजिकल नीचे को बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मतलब कि रिच बायोडाइवर्सिटी, ओके। जब रिच बायोडाइवर्सिटी रहेगी मतलब वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना अधिक रहेगी तो हमारा एनवायरनमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो भी अधिक होगी। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इकोटोन देख लेते हैं कि इकोटोन क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो इकोटोन है वो 2 वर्डों से मिलकर के बना है, पहला है इको एंड दूसरा है टोन। इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट एंड टोन मींस टेंशन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसे एनवायरनमेंट के एक ऐसे जोन की बात हो रही है जहाँ पर मतलब कि फ्लोरा एंड फौना के बीच में कोई ना कोई तनाव है, मतलब टेंशन है, मतलब किसी या तो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी को लेकर या उनके अडेप्टेशन को लेकर के या अन्य किसी इशू को लेकर के उनके बीच में कोई तनाव है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जोन की बात हो रही है। तो अगर मैं इसको सिंपली से डिफाइन करूं तो इट इज अ ट्रांजिशनल जोन इन विच टू डिफरेंट सेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ टू एडजस्टिंग इकोसिस्टम लाइज टुगेदर। इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्वायरमेंट का वह जोन है जहां पर दो मतलब जो एडजस्टिंग इकोसिस्टम होंगे उन दोनों के ही फ्लोरा एंड फौना उस जोन में लाई करते हैं। मतलब ना तो वो एक पर्टिकुलर इस इकोसिस्टम के होते हैं ना ही पर्टिकुलर इस इकोसिस्टम के होते, बल्कि वो है जो दोनों इकोसिस्टम है, मतलब ठीक उन दोनों इकोसिस्टम के ही फ्लोरा एंड फौना उस जोन में एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। उस जोन को बोलते हैं इकोटोन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये है हमने ले लिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, और ये ले लिया हमने मैरीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला एक जोन है ना तो ऐसा तो है नहीं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो खत्म होते ही मतलब यहाँ से कोई स्पेस मिल जाए और यहाँ पे मैं मतलब कुछ स्पेस पे जाकर के मैरीन इकोसिस्टम हो स्टार्ट हो, ऐसा तो है नहीं है। क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो मैरीन इकोसिस्टम या अन्य इकोसिस्टम से मतलब लगा ही हुआ होगा। तो इस यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस जोन रहता है, मतलब कि ना तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रहता है ना ही मैरीन इकोसिस्टम रहता है, ठीक है। तो इस जोन को जो ये वाला जोन दिख रहा है ना डॉटेड है ना, तो इसी जोन को बोलते हैं हम इकोटोन। और इसमें जो फ्लोरा एंड फौना रहते हैं ना तो वो उनकी जो प्रॉपर्टी रहती है फ्लोरा एंड फौना की जो प्रॉपर्टी रहती है, जो इनकी फूड की रिक्वायरमेंट रहती ना तो वो इस इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट से की सिमिलर होती है और ना ही इस इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट की सिमिलर होती है, बल्कि इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट इस इको मतलब फ्लोरा एंड फौना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी जोन को ही हम इकोटोन कहते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मतलब एक अच्छी हाइट वाले जो
फॉरेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद में जो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं जो ग्रास बनी हुई है ना, तो ये सवाना ग्रासलैंड या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है, जिसकी मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके या एक ऐसे देखते हैं अप्रोप्रिएट वे में इनको फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिला है ना, जो भी इनको न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिला, जिसकी वजह से इनकी हाइट कम रह गई, ठीक है। अब जो आप ये वाला जोन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं, यहाँ पर ना तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ना ही ये ग्रासलैंड है, बल्कि ये इन दोनों के बीच का कंबाइंड इफेक्ट है। तो इसकी जो हाइट है यहाँ पर, मतलब जो भी फॉरेस्ट हमें ली है, इसकी जो हाइट है वो इसकी जो ग्रासलैंड की मतलब यहाँ पर जो भी ग्रास है तो उससे अधिक है, लेकिन इससे कम है, ठीक है। तो यही जो फ्लोरा एंड फौना है, इसी को हम बोलेंगे इकोटोन की ये फ्लोरा एंड फौना, सॉरी क्या बोलते हैं, इकोटोन की ये वनस्पति एवं पौधे हैं, ठीक है। तो ये तो था इकोटोन के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो अब हम ईज इफेक्ट को देख लेते हैं कि ईज इफेक्ट क्या कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो ईज इफेक्ट है वह एनवायरनमेंट की एक नेगेटिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी इकोटोन है, ठीक है, इकोटोन में जितने भी फ्लोरा एंड फौना रहते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक हमेशा एक स्टिफ कंपटीशन चलता रहता है, किसको लेकर के, या तो उनके अडेप्टेशन को लेकर के या फिर फ्लोरा वो फूड को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे में क्या रहता है कि जो इसकी डोमिनेंट स्पीसीज रहती है इस इकोटोन में, वो क्या करती है कि जो भी फूड है या अडेप्टेशन है वो जो वीकर स्पीसीज है उसके कंपेरिजन में अधिक कंज्यूम करेगी, है ना, और अधिक क्या बोलती है, अडॉप्ट करेगी उसके अडॉप्टेशन को। तो ये क्या करती है, आउटग्रो कर जाती है, मतलब जो डोमिनेंट स्पीसीज रहती है वो इट आउटग्रो एट द कॉस्ट ऑफ वीकर स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जो वीकर स्पीसीज रहती है वो और वीक हो जाती है, जो डोमिनेंट रहती है वो और डोमिनेंट कर जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट की एक नेगेटिव स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहता है।